नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य यानी इसे मौर्य एम्पायर कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य यूं ही अस्तित्व में नहीं आया। इस कहानी की शुरुआत होती है मगध साम्राज्य के उदय से। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए और जिसके परिणाम स्वरूप कई नई राजवंशों का उदय हुआ। और इस क्रम में सबसे पहला राजवंश था हायक वंश, फिर उदायीन राजवंश, फिर शिशुनाग वंश और नंद साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री और गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ जिसे मौर्य वंश या तो मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा, जो भारत के इतिहास को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गया और लगभग 137 वर्षों तक। इस क्रम में कई राजा आए। चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक हुए, फिर बिंदुसार, अशोक, कुषाण, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सत्यधनवंत और बृहद्रथ और लगभग 137 वर्षों पश्चात 185 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। आज हम लोग बात करेंगे इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में और इसके प्रमुख राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और महान अशोक के बारे में। एमसीक्यू के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, बट सबसे पहले वन लाइनर के माध्यम से तमाम प्रश्नों को देख लेते हैं और लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से आपका टेस्ट लेंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना से। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य, या तो इसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उसकी सहायता से नंद वंश का अंत करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने हराया? तो इसको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर उसके गुरु और मंत्री चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में बैठा। मुद्रा राक्षस जो एक पुस्तक है में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना जाता है? तो मुद्रा राक्षस जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का माना गया है। जैन और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना गया है? तो जैन और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। अगला है कि मेगास्थनीज की रचना कौन सी थी? इंडिका। पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, जिसे कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? तो चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहां हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगर मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य जिसे कि हम लोग चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन से प्रांत दिए थे? तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, हेरात, कंधार एवं मकरान राज्य दिए थे, यानी प्रांत दिए थे।
चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? तो चंद्रगुप्त का प्रांत मुख्य रूप से 4 प्रांतों में विभक्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूरू एवं मुन्नानूरू से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो विभागों के अध्यक्ष होते थे उसे अमात्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री उसके गुरु चाणक्य थे और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का जैन गुरु कौन था? क्योंकि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त के जैन गुरु थे भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर सल्लेखना विधि से त्याग किया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? तो विशाखदत्त में। विशाखदत्त यानी कि मुद्रा राक्षस जो है, जिसके रचयिता है विशाखदत्त, इसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस समय जो है गद्दी पर बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात। तक्षशिला में विद्रोह किस शासन के समय हुआ था? तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? तो डायमेकस आया था, यूनानी राजदूत था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी चाणक्य ही था। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम किसने दिया था? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा का नाम दिया था। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रिय या तब देवानाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है महान अशोक को अभिलेखों में। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धनम नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक था। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा सर्वप्रथम? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अशोक के अभिलेख को सबसे प्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी और उसके पश्चात ही उसने कभी नहीं युद्ध करने का प्रण लिया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली कलिंग की राजधानी थी। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कालसी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? तो ललितपत्तन नगर बसाया था अशोक ने नेपाल में। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था? तो अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए फटाफट मुझे बताइए, ये तो हुई अशोक की बात। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो उसके पुत्र और पुत्री का नाम भी क्लियर कर लीजिए। उसका पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को श्रीलंका भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक के गुरु कौन थे? उपगुप्त थे। पहले अशोक किस भगवान की पूजा करता था? भगवान शिव की। बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसकी दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने दी। और इसके प्रचार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। इसकी स्थापना हुई
322 ईसा पूर्व में और 185 ईसा पूर्व तक ये चला, तो लगभग 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ और इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो उसके अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, प्राकृत और ब्राह्मी। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें बृहद शिलालेखों की संख्या है 14। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कहीं कहीं पे इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सांची के स्तूप का निर्माण महान अशोक ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का निर्माण का ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। अगला है कि मौर्य वंश के पूर्व मगध का शासक कौन था? तो जैसे मैंने बताया कि मौर्य वंश के पूर्व जो है धनानंद का शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कब स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों को मंत्री को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्री को पुरोहित कहा जाता था और अभी भी कहीं कहीं पे देखिए धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता था? तो जनपद से जो प्राप्त आय होती थी, इनकम होता था, उसे राष्ट्र कहा जाता था। आगे मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई कौन थी? यानी सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी? तो वो थी ग्राम। अशोक के 14वें शिलालेख में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा शिलालेख है? तो टोटल 14 शिलालेख जो है उसमें से 13वां शिलालेख जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अशोक का। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है, वह कहाँ प्राप्त हुआ है? वो धौली में प्राप्त हुआ है और इसीलिए 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय के बारे में वर्णन है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो जनसाधारण की भाषा थी पाली। मौर्य साम्राज्य के जो प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, यानी कौन सा वहां प्रचलन था मुद्रा का? तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलित थी उनका नाम था पन। आगे बात करते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। किस महीने से मौर्य काल को राजकीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ महीने से राजकीय वर्ष प्रारंभ होता था। किसमें? मौर्य काल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः महत्व जो महल था वो किससे बना था? तो उसका महल लकड़ी से बना हुआ था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है, इनकम को कहा जाता था सीता। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि अशोक का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। वैसे स्तंभ को क्या कहा जाता था जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है अशोक ने? तो भाभो स्तंभ में बताया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना का श्रेय भी जाता है किसको? अशोक को। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण के जो अधिकारी थे उसे मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था गुप्तचरों को। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है वो 7 श्रेणियों में डिवाइड किया था। तो चलिए आपका क्विज का सेशन शुरू होता है। आप लोगों ने अभी तक कितना सीखा, इसके लिए मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा। आपके लिए एक टारगेट है,
जो स्टूडेंट 10 में से 10 प्रश्नों को कवर कर लेता है, सोच लीजिए कि मौर्य साम्राज्य उसका कंप्लीट हो जाता है। 10 में से 8 जो करता है वो सोचिए कि थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और 10 में से 6 जो करता है उसे अभी थोड़ी सी स्टडी की और जरूरत है। तो देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। जो स्टूडेंट 10 में से 10 का उत्तर कर पाएंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम जो है लिस्टेड करूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आपको क्वेश्चन नंबर और साथ में ऑप्शन जो है जैसे ए बी सी डी जो भी होगा साथ में देना है, और हर स्टूडेंट को 10 के 10 उत्तर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध सांची का जो स्तूप है या तो स्तंभ है किसके समय में बनाया गया था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे। अगला प्रश्न, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। 9वां नंबर प्रश्न है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। और अंतिम प्रश्न है अशोक की शिलालेख जो है वो किस लिपि में खुदे हैं, पाली, ब्राह्मी, देवनागरी या मगधी। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो नए नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।